Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आप उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रशासनिक विलंब समिति के सभापति और सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं। साथ ही आपने एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अद्वितीय कार्य किए, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज आपको बुलाने का खास पर्पज है, आप हाल ही में रूस गए थे और रूस गए थे, वहां से लौटे हैं रोजगार लेकर। इस पर चर्चा करेंगे। और सीतापुर जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिसके लिए सीतापुर की पहचान है, सीतापुर का वो इलाका जो अरण्य के लिए जाना जाता है, उस अरण्य के स्वरूप को पुनः वापस लाने की दिशा में जो आपका मास्टर प्लान है वो क्या है, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो सीतापुर के MLC पवन सिंह चौहान जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल, रूस से आए, रोजगार लाए, आपकी रूस की यात्रा, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही और भारत की तरफ से आपने वहां पक्ष रखा और वहां से बहुत कुछ लाए हैं। तो वो क्या क्या सौगातें लाए हैं, क्या लोगों को रोजगार की दिशा में आप कराना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को पहले प्रणाम करता हूँ। तो बताना चाहूँगा, जो रूस की यात्रा रही है हकीकत में रोज़गार परख रही है और बहुत सारे क्षेत्रों में जो हमारे चाहे वीज़ा को लेकर के हो, चाहे रोज़गार को लेकर के हो, चाहे वहाँ के एजुकेशन लेकर के हो, खासकर मैं एजुकेशन और रोज़गार पर विशेष वहाँ पर वार्ता किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा ऑफ़र दिया कि नॉन स्किल जो व्यक्ति होते हैं या जो लेबर होती है जी, उसको अगर हमारे यहाँ आप रूस भेजते हैं तो मैं उसको अगर 1 साल के वीज़ा पर वो आती है तो मैं किराया भी दे दूंगा और लगभग 50,000 रुपये महीना नेट बचत इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग उसको बचत होगी। जो ऊपर के खर्चे आते हैं 20-25 हज़ार रुपये महीने के, वो सरकार बियर करेगी या जो वहाँ की संस्था जो लेकर जाएगी वो संस्था बियर करेगी। ये उन्होंने आश्वासन दिया और मैं इस तरह के कई जो वहाँ पर NGO चलाते हैं या रोज़गार के लिए काम करते हैं, उन लोगों से जो भारतीय मूल के रहने वाले हैं, उन लोगों से वार्ता किया, चर्चा किया। तो उन लोगों ने भी अपने आश्वासन दिया कि मैं आप जितनी भी नॉन स्किल लेबर भेजना चाहते हैं या स्किल लेबर बनना चाहते हैं, उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगा। यानी 2,500 रुपये प्रतिदिन के औसत में उन्हें मिलेगा, जिसमें उनको 50,000 रुपये नगद और रहने खाने का फ्री महीने का, हाँ महीने का ये ऐसा मिल जाएगा। तो ये हम उसको लगता है एक बड़ी रकम हुई हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से और यहाँ के रोजगार के हिसाब से एक बड़ी उम्मीद हुई। मतलब साल में 6 लाख रुपये होगा, किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए साल में 6 लाख रुपये इकट्ठा होना बड़ी बात है। जी। और उसके बाद में अपना जो भी करे तो रोजगार परक हो सकता है। दूसरा, एजुकेशन फील्ड में जब मैंने बात किया तो वहाँ की मैं एक यूनिवर्सिटी भी गए थे, मेडिकल कॉलेज भी गए थे जी। बहुत सारे भारतीय मूल के बच्चे पढ़ रहे थे। तो भारतीय मूल के बच्चों से पढ़ने के लिए जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के आम लोगों का, यहाँ के पेशेंट का, यहाँ के डॉक्टर्स का, यहाँ के स्टाफ का, हम भारतीयों के लिए क्या माहौल रहता है, कैसा उनका व्यवहार रहता है, उन लोगों ने बड़े गर्व से कहा कि सर यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब लोगों के द्वारा हम, हिंदुस्तान हमारा मित्र देश है, वो मित्रता वो दिखती है और इतना ज़्यादा दिखती है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि हम लोगों को आज तक जो बच्चे वहाँ 3rd ईयर और 4th ईयर पहुँच चुके थे, वो अपनी जो जीवन गाथा बता रहे थे कि यहाँ पर कभी हम भटक गए, कभी कुछ हुआ तो यहाँ के लोगों ने सिर्फ इंडिया का नाम सुन के कि हमारे उन्होंने मदद किया। फिर उसके बाद में मैं वहाँ के होटल्स में जाने का मौका मिला। जो भारतीय मूल के लोग वहाँ होटल चला रहे हैं, कोई 25 साल चला रहा, कोई 35 साल चला रहा, कोई 12 साल चला रहा।
उनसे पूछा कि आपके यहाँ आप 35 साल से यहाँ हो या 25 साल से आप यहाँ हो, तो आपके यहाँ के जो लोग आते हैं उनका आपके प्रति या आपके भोजन के प्रति कैसा व्यवहार रहता है। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं 25 साल से यहाँ पर या 35 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी भी रशियन के द्वारा हम लोगों के प्रति एक भी गलत तरीके से कमेंट नहीं पास किया गया। और जब आते हैं बड़े भाव से, बड़े प्यार से बैठते हैं जी। वहाँ पर कल्चर में है कि कुछ दिन वो अलग जब पार्टी करना होता है तो वो बड़े शानदार तरीके से हमारे यहाँ आते हैं। और जिस दिन को चटकी वो थोड़ा सा हम लोगों का जब भोजन होता है हमारे भारतीय संस्कृति का, समाज का, तो बड़े चटकारेदार होता है, जायकेदार होता है। तो जो करना होता है तो पार्टी, छोटी मोटी पार्टी करते हैं तो हमारे यहाँ ही आते हैं। और वो जब आते हैं तो बड़े एक एक चीज़ को पूछते हैं, बड़ी उनके अंदर क्वारी होती है और उनको हम लोग सर्टिफाई करते हैं कि देखो ये मिर्च मसाला है, कल हमको मिर्च मसाला दिखाना पड़ता है। अच्छा। कि ये काली मिर्च है, ये लौंग है, ये इलायची है, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये हल्दी है, क्या फ़ायदे हैं मैं बताता हूँ, फिर वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस तरह भारतीय मूल के जो वहाँ होटल चल रहे हैं वो बृहद रूप में चल रहे हैं और शानदार चल रहे हैं। भारतीय व्यंजन पसंद आता है। अरे पसंद के साथ साथ में भाई साहब वहाँ पर बड़ी पार्टियों में, जिस तरह यहाँ हम लोग लग्जरी कल्पना करते हैं कि चलो भाई राजस्थानी आज खिलाते हैं आपको, तो या अवध खिलाते हैं या कभी पंजाबी, हम लोग कुछ जब चेंज करना होता है, वहाँ जब चेंज करना होता तो वो लोग भारतीय मूल का व्यंजन पसंद करते हैं, पहली पसंद उनकी। तो ये एक बड़ी बात है। हमको लगता है भारतीय मूल का सबसे ज़्यादा होटल भी वहाँ पर है, तो इस वजह से ज़्यादा वहाँ पसंद करते हैं। तो साथ साथ में मित्रवत देश होने की वजह से, तो जो उन्होंने हमको बताया तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई मित्र देश होने की वजह से आज हमारे भारतीयों का बड़ा वहाँ पर सम्मान है। और हकीकत में सम्मान हो क्यों ना, हमको लगता है जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक जब भी कभी भारत मुसीबत में रहा है तो रशिया रूस ने साथ दिया और खुले मन से साथ दिया। जी 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 जी। आज भी वो अलग की बात है कि बड़े नेताओं में उनकी चर्चा पर चर्चा कैसे होती है, लेकिन आम जनता में बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा अच्छा व्यवहार है। तो रोजगार करने वाले जो वहाँ पर चाहे लेबर हो, चाहे स्किल्ड लेबर हो, चाहे स्किल जॉब करने वाले हों, वो भी बड़े संतुष्ट रहते हैं। वो जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ उस ऑफिस में उनका सम्मान है। ये रूस की यात्रा देखिए, एक डेलीगेशन जो भारत से गया था, 5 सदस्यीय डेलीगेशन था। उसमें सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान और मिसरिक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक रावत समेत 5 सदस्यीय ये पूरा एक डेलीगेशन 12 दिन की यात्रा कर रूस से वापस लौटा है। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ भी आप लोग गए थे। उसके अलावा 2 अन्य शहर थे, वहाँ पर आपने 12 दिन बिताए और 12 दिन बिताने के बाद भारत के लिए रोजगार का एक बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आए। रूस में भारतीयों के प्रति कैसा नजरिया रहता है ये बता रहे हैं, कैसे हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ होटल चला रहे हैं उनके लिए रूस वाले जो हैं वो कितना व्यंजन पसंद करते हैं ये बता रहे हैं। तो वो लोग जो एक मजदूर, आप तो ईंट भट्टा संचालक भी हैं, ईंट भट्टे पर एक मजदूर कितना कमा लेता है और रूस जाता है तो उसे कितनी कमाई हो जाएगी? मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ का जो थोड़ी सी स्किल भी लेबर है, मान लीजिए पथाई करने वाले हो गई या अदरवाइज रोजगार, वो जो बेलदार होते हैं, वो जो ईंटें की चुनाई करने वाले होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, ये मुझको लगता है लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। जो थोड़ा सा स्किल होता है 25 हज़ार कमा लेते हैं। आम जो लेबर हो तो वो लगभग 15 हज़ार कमाता है, वो 25 हज़ार, 15 हज़ार। वहाँ 75 हज़ार, वहाँ 75 हज़ार में 25 हज़ार रुपये का रहने खाने कटेगा, लेकिन 50 हज़ार तो नेट पॉकेट कमी हो गई। ये बड़ी बात है आपस में जी। दूसरा, वहाँ पर जो मैं सबसे बड़ी बात वहाँ देखा है कि आपको बड़ा जानकर ताजुब होगा कि वहाँ पर जो हमारी नॉन स्किल लेबर है उसको 75 हज़ार रुपये मिल रहा है। ठीक, वहाँ के जो हॉस्पिटल में जब मैं गया तो हॉस्पिटल में एकेडमिक सिस्टम बहुत तगड़ा, वहाँ पर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज वगैरह में। तो वहाँ पर जब भारतीय मूल के बच्चों से मिला तो मैंने कहा तुम यहाँ रुकना चाहते हो कि अब हिंदुस्तान आना चाहते हो? तो उनका सर हम हिंदुस्तान में आएंगे। मैं कहा बड़ा रीजन क्या है जी? कि एक तो सर हमारा हिंदुस्तान है पहला, दूसरा वहाँ के जो डॉक्टर्स की तनख्वाह 75 हज़ार रुपये और नॉन स्किल लेबर की तनख्वाह 75 हज़ार रुपये। कल्पना करें, इक्वल है। कारण बता दें, मेहनत का नहीं, मेहनत नहीं है। अच्छा, बड़ा जो सबसे बड़ा कारण है वो इसलिए कारण है कि वहाँ कोई बीमार होते नहीं। ओह, बीमारी नहीं, स्वच्छता है इतनी। हाँ, इतनी स्वच्छता, इतना पर्यावरण सुरक्षित संरक्षित वहाँ का है, गजब है। मुझको लगता है पूरे रशिया में जो हरित क्रांतियाँ आपको वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रशिया में है।
अब मैं तो जब प्लेन से जा रहा था हवाई जहाज से, तो नीचे देखते हुए जा रहा था, तो सब जगह पर ऐसी कोई हमको 100-200 मीटर का पैच नहीं मिला जहाँ पर पेड़ न लगे हो, हरियाली ना हो। हरियाली ना हो। बस गजब के वृक्षारोपण है और गजब व्यवस्था है वहाँ पर। और जबकि वहाँ पर मुझको लगता है कि हम जब कभी गए थे, अभी जब गए थे तो 2 घंटे की रात होती थी, 12 बजे से लेकर 2 बजे रात तक। अच्छा। या 2:30 बजे 3 घंटे की रात होती। आपको 10 बजे देखिए सूर्य निकला हुआ, ओह, सुबह 3 बजे देखिए सूर्य निकला हुआ है, तो 2 से 3 घंटे की रात होती है। वैसे वहाँ 20 से 22 घंटे, हाँ वहाँ पर पर्दे लगा के सोते। अच्छा। टाइम देखते हैं कि हाँ भाई रात को 10 बज गया है, 11 बज गया है, तो सोना चाहिए, तो पर्दे, डार्क पर्दे लगा दिया, सो गए। सुबह भी पर्दे पड़े रहते हैं, वरना वहाँ पर पता 3 बजे समय क्या होता सोने का? सोने का समय जो यहाँ के समय 6 घंटे 7 घंटे लोग सोते लेते हैं, वही रहता है। लेकिन वहाँ का वर्किंग और ज़्यादा है। अच्छा। कारण है हमारे यहाँ 8 घंटे में जैसे सूर्य ढलता है, हम लोग मानसिक रूप से सोच लेते हैं कि हमको रेस्ट करने का टाइम आ गया। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो सूर्य ढलते नहीं, अभी 31 मतलब भाई अपनी जो ये जो जुलाई चल रही है, अभी लगभग 1 जुलाई से लेकर के और 19 जुलाई तक वहाँ सूर्य अस्त होता है। कुछ एरियो में सूर्य अस्त ही नहीं होना है। अच्छा। हाँ, 24/7 वहाँ पर डे ही रहेगा, दिन ही रहेगा, सूर्यास्त नहीं होता है। तो होता क्या, वहाँ वर्किंग आवर कुछ ज़्यादा है, ऑक्सीजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पोल्यूशन है नहीं, डस्ट है नहीं, तो उसकी वजह से आदमी स्वस्थ और स्वच्छ रह करके वहाँ पर वर्किंग पावर एक अच्छे से काम कर लेता है, जिसकी वजह से वो अच्छी स्वस्थ नींद भी पाता है और स्वस्थ वातावरण अपना काम करने की वर्किंग पावर उसकी बढ़ जाती है। इसीलिए जो भारतीय मूल की हमारी जो स्किल जाती है, नॉन स्किल लेबर जाती है, वो बड़े अच्छे से काम कर लेती है। मुझको लगता है कि यहाँ पर अगर 8 घंटे में जितना काम कर लेते हैं, वहाँ पर 12 घंटे काम करते हैं या 10 घंटे काम करते हैं, बढ़ा देते हैं और क्षमता उनके अंदर अपने आप आ जाती है। क्योंकि वहाँ पर न पसीना निकलना है, मौसम अच्छा ही है जी, ऑक्सीजन अच्छी है, पोल्यूशन है ही नहीं, जिसकी वजह से उनके वर्किंग आवर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग रूस भाग करके जाते हैं और पैसा कमा करके फिर हिंदुस्तान आते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी यापन करने का काम करते हैं। कैसा है रूस, कैसी है जलवायु वहाँ की, और कैसे लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं, और कितनी देर सूरज निकलता है, कितनी देर के लिए रात होती है, वहाँ के जो किस्से हैं वो चूँकि 12 दिन आप बिता करके आए हैं, और कैसे यहाँ का जो मजदूर जाता है ज़्यादा समय काम करके और स्वस्थ भी रहता है, ये बता रहे थे। एक आपने भारत में, तो आप जान ही रहे हैं कि भारत में एक चेहरा, बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, दूसरा जो पूरी पार्टी को चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हैं। ऐसे ही वहाँ के भी हालात हैं। व्लादिमीर पुतिन साहब ना, ये चलाते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो पार्टी को चलाने वाले उनके भाई हैं, उनके साथ आपकी 1 घंटे की बैठक होती है, एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग से आप क्या अनुभव करके आए हैं, वो साझा करेंगे? हाँ, वहाँ के जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, जो हमको लगता है सर्वे शर्मा है, वही पूरे पार्टी चलाते हैं वहाँ के। व्लादिमीर बड़ा अच्छा सा नाम था। तो उन्होंने जो अपनी पार्टी चलाने का पहले चर्चा बताया और उन्होंने तारीफ़ किया, माननीय मोदी की तारीफ़ किया कि शानदार, इतने बड़े लोकतंत्र देश में इतने शानदार तरीके से पार्टी को चलाना, और किस स्थिति से उठा करके किस GDP का लगातार जो ग्रोथ कर रहे हैं, उसके लिए पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दिया। बधाई देने के बाद फिर कहा कि अभी हमारे तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ दुभाषिया थे, हम लोग अपना बोलते थे तो उनको बताते थे, वो जो बोलते थे वो हमको दुभाषिया बताते थे। वहाँ की राजदूत आई हुई थी, एम्बेसडर थी, एम्बेसी से आए हुए थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने 2020 में भारत सरकार को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था कि जो ग्रुप वीज़ा होता है, मैं उसमें सपोर्ट कर सकता हूँ, और ग्रुप में लोग आना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उसका वीज़ा नहीं पड़ेगा जी। तो उस पर आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से या अपने डेलीगेशन से बात करना, जो भी संबंधित इसके अधिकारी हैं, तो मैं उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि कई देश हैं जहाँ पर हम लोग वीज़ा को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स दिया है, तो मैं भारत को सबसे पहले रिलैक्स 2020 में दिया। अभी आपकी तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया। मुझको लगता है कि सरकार इस पर बहुत तेज़ी से संज्ञान ले भी रही है, और हमारे और उनकी जो मित्रता है और प्रगाढ़ करने के लिए वीज़ा में बहुत कुछ रिलैक्स देने वाले हैं। ये रशिया के जो संगठन मंत्री हैं उनके पार्टी के, जैसे भारतीय जनता पार्टी, वैसे रशियन उनके जो पार्टी है,
उन्होंने बड़े भाव से, बड़े मन से, और हमारे लोकतंत्र को, हमारी पार्टी को उन्होंने बड़ी धन्यवाद व साधुवाद दिया कि अभी आप देखेंगे, मैं कुछ वीडियो भेजूंगा तो उनकी पार्टी, हमारी पार्टी अगल बगल लोगों लगा करके बात किया। उन्होंने कहा कि हम लोग तो यहाँ पर चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके यहाँ इतने पंथ हैं, इतने धर्म हैं, उसके बावजूद भी पार्टी को इतनी बड़ी पोजीशन पर लाके खड़ा करना, तो मैं तो भाई आपके संगठन को बड़ा बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी संगठन को कैसे आपने खड़ा किया हुआ, इतना बड़ा लोकतंत्र कैसे मैनेज किया होगा। तो इस बात को दाद मान रहे थे कि कैसे आप लोग मैनेज कर रहे होंगे। तो हम लोग चर्चा पर चर्चा की, हम लोग साल भर हर कार्यकर्ता फील्ड में रहता है, और हमारे यहाँ आरएसएस भी है, हमारे यहाँ संगठन भी है, और इनका एक अच्छा सामंजस्य भी है, जिसकी वजह से जब लगातार टच में रहते हैं लोगों के, जिसकी वजह से हमारा संगठन बड़ा मजबूती से खड़ा रहता है, और हर वर्कर राष्ट्र के लिए काम करता है हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में, जिस वजह से हम लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। वो काम करने के प्रवृत्ति, काम करने की, सेवा करने की प्रवृत्ति की होने की वजह से हमारी पार्टी आज सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बिल्कुल। तो देखिए, रूस और भारत एक दूसरे के कार्यों के प्रति कैसे तारीफ करते हैं, कैसे कायल होते हैं, ये बैठक में हुआ, और यही कारण है कि दोनों देशों को एक दोस्त के रूप में कहा जाता है कि भारत का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो रूस है, और रूस के लिए कहा जाता है कि वक्त ज़रूरत पर भारत के साथ हमेशा खड़ा नज़र आता है। उसको साझा कर रहे थे कि उस बैठक में कैसे भारत के झंडे को अपने से बराबर किया गया, और उसके बाद भारत में कैसे एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको खड़ा किया, और कैसे भारत आगे बढ़ रहा है जीडीपी में, ये बताया। तो ये तमाम बातों का आदान प्रदान हुआ। हमने आपको बताया करीब 70 देश का डेलीगेशन गया हुआ था रूस, उसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसी डेलीगेशन का एक हिस्सा थे सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिन्होंने वहाँ 12 दिन बिताए। 12 दिन में बहुत कुछ वहाँ की यादों को लेकर आए हैं, और वहाँ के कार्य करने की जो संस्कृति है, जो काम करने का तरीका है, वो कैसे भारतीय लोग इजाद कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और कैसे भारत के मजदूर वहाँ जा कर के कमाई कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है यहाँ की बनस्पत तुलना में, उसके लिए भी आप बहुत कुछ उनके लिए लेकर आए हैं। तो ये तो हो गई बातें रूस की। छोटी छोटी बातें कर लें जो बहुत सारे लोग यहाँ जानना चाहते हैं। कैसे, कितने बजे आप उठते थे, क्या खाते थे वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल थी, कितनी महंगी थी, कितनी सस्ती थी? मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो हमारा उनका जो करेंसी है वो लगभग एक जैसी है। अच्छा, एक जैसी? हाँ, एक जैसी है जी। वो 0.5% का फ़र्क है। वो ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता। एक तो मानसिक रूप से हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि जो उतना पैसा वो बता रहे हैं उतने पैसे हमारे इंडियन करेंसी में लगभग बनता है, लगभग 0.5% फर्क पड़ता है, तो उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रहता। पहला। दूसरा है, बहुत ही महंगा देश नहीं है, सौ देश है। तीसरा, एजुकेशन सेक्टर में हमारे यहाँ लगभग 70 से 80 लाख रुपए लगता है किसी MBBS बच्चे को एक MBBS करने में। 5 साल का मेडिकल होता है, उसमें लगभग 70-75-80 लाख रुपए लग ही जाता है। और बड़े जो कॉलेज में लगभग 1 करोड़ रुपए 1 CR लग जाता है। वहाँ पर यही पढ़ाई MBBS के मात्र 22.5 लाख रुपए से लेकर के 35 लाख रुपए तक थी। अच्छा। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि आप अगर हमको जिस बच्चे को रिकमेंड कर देंगे, कोई गरीब बच्चा है या पढ़ने में ब्रिलियंट है, प्रतिभाशाली छात्र है, तो हम लोग जो 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए ले रहे हैं उसकी एवज में हम उसको 5 लाख रुपए डिस्काउंट करके 20 लाख रुपए भी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा? ये भी कहा। तो ये बड़ी बात है। और रहने खाने को? रहने खाने का वो अपना छोटा मोटा खर्च कर ले, जैसे यहाँ की हमारी करेंसी वहाँ करेंसी लगभग सेम है। सेम है। तो अगर अपना रहने के लिए हॉस्टल है वहाँ पर, हम हॉस्टल भी गए थे और लगभग 1 दिन मैंने हॉस्टल में भी खाना खाया। अच्छा। हाँ, ये बता दूँ आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। और सारे बच्चों के द्वारा व्यंजन जो बनाए गए थे वो यहाँ के ही बिहार के वहाँ का वो वहाँ जो खाना बनाने वाला रसोइया था, और उत्तराखंड से भी वहाँ पर लोग थे। तो बड़ा हिंदी भाषी से हमको लगता लगभग 250 MBBS छात्रों से हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने बढ़िया सा डांस, बढ़िया कल्चरल सब अपना दिखाए। भारत माता की जय जी उनको बोला गया, और बड़े भारत माता की जय वहाँ कहीं बोल सकते हो, मतलब अपने भारत का इतना मित्र देश होने की वजह से वहाँ कोई विरोध नहीं है जी। तो ये सब देख करके ये बड़ा अच्छा लगा कि मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं,
AI खास करके जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इसको लेकर के वो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सपोर्ट करने कहा कि सर आपके यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरे भगवान के पास इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो क्या हम लोग आपस में टाई अप करके एक डेलीगेशन या एक छात्रों का आदान प्रदान, आपके यहाँ छात्र हमारे यहाँ आए 3 महीना 6 महीना या 45 दिन मिनिमम एक आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर उन्होंने बड़े खुले मन से कहा कि इसकी ये हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं और ये हम लोग यूनिवर्सिटी से टाई अप करके हम लोग आपस में ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने और जो बड़ी बात बताई कि उनकी हमें मेट्रो देखने गया, तो 1936 में उनके यहाँ मेट्रो बनी थी, 1936 में मेट्रो बना लिया था उस जमाने में। और वहाँ पर मेट्रो मैंने देखा 7 लेयर। अच्छा, हाँ 7 लेयर मेट्रो। अब कल्पना करिए 7 लेयर मेट्रो उस जमाने में कितना ऊपर नीचे करके और अंडरग्राउंड। अच्छा, तो ये देख करके बड़ा हमको ताज्जुब हुआ। दूसरा वहाँ पर उन्होंने बताया कि 1955-56 में जब एक डेलीगेट वो वहाँ पर जब परमाणु बम का जब एटम बम डाला गया था, हिरोशिमा नागासाकी में डाला गया था, तो उसकी रेडियंस जो हाई थी वो हमको लगता है कि कम से कम 55 मीटर तक नीचे दिख गई थी। उन्होंने 65 मीटर 30,000 लोगों को सुरक्षित 3 महीना रहने की एक बहुत बड़ा सा बंकर बना रखा। वो भी उन लोगों ने बंकर हमको दिखाया। उस बंकर को कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे वहाँ बढ़िया बढ़िया उसमें छोटे छोटे रेस्तरां डाल दिए, छोटे छोटे म्यूजिक सिस्टम कहीं डाल दिया, कहीं पर कुछ डाल दिया, मतलब वहाँ पर भी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखा कि उस ज़माने में इतनी कैसे उन्होंने बनाया होगा, देख कर खुद हम ताजुब कर रहे थे कि यार ये 30,000 लोग कैसे अंडरग्राउंड 65 मीटर नीचे कैसे रह सकते हैं। तो ये भी हमको उन्होंने दिखाया और बड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा कि हाँ यार उस ज़माने पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लगातार कांग्रेस सरकार रही, जिसको हमको लगता है कि उन्होंने अगर जो विश्व को देखते हुए अपनी संरचना रखते तो आज हम एक दूसरे पायदान पर होते। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से 2014 से आए हुए तब से हमारा 11वें पायदान पर हमारा हिंदुस्तान था और आज हम लोग 4th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो ये अपने आप बड़ी बात है। वो इसको बधाई धन्यवाद दे रहे थे रशिया के जो संगठन मंत्री थे कि आपने कैसे मोदी जी ने किया, कुछ जादू है, कुछ उन्होंने काम करने का तरीका अलग है। तो ये बड़ी बात थी। तो हम लोग इतना स्लो बाद में हम लोग जो स्पीड पकड़े हैं अभी पिछले 11 साल से, हम उसको लगता है कि अगले 5-7 साल 10 साल में हम लोग 3rd पोजीशन पहुंच जाएंगे और 3rd पोजीशन साथ साथ में हम लोग विश्व की नंबर 1 वैश्विक भाव से हम लोग बनने की स्थिति में रहेंगे। टाइम लगेगा, जैसे विकसित भारत हम लोग बनाने के लिए 2040 का जो टाइम दे रखा है, इतना टाइम तो नहीं लगेगा जी। 30 तक या 35 तक हम लोग, हमको लगता है आराम से हमारा विकसित भारत हमारा बनेगा। निश्चित रूप से जिस तरह अदर कंट्रियों में भारत के प्रति सम्मान है, आगे भी हमको उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारा हिंदुस्तान लोगों ने चल पड़ा है, तो धीरे धीरे सभी जो बेरोजगार हैं, सभी युवा लोग भी अपने आप को रोजगार परक बना रहे हैं, कहीं ना कहीं AI से जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ कर करके अपने एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, और लगातार मोदी जी के जो मन की बात होती है उसको सुनते हैं, उनके अंदर प्रेरणा जगती है और अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छे रोजगार से, अच्छे एजुकेशन से जोड़ने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये रूस की यात्रा के बारे में लगातार आप तक बातें पहुंचा रहे हैं और सबसे खास बात बंकर की बात आपने कही। जिस तरीके से विश्व के कई देशों में युद्ध हो रहे हैं, आने वाले दिनों में बंकरों का योगदान तो रहना ही पड़ेगा। बंकर कैसे लोगों को उस दौरान उनका जीवन सुरक्षित बचाते हैं, ये रूस में भी जब एक बार बड़ी घटना होती है उसके बाद उसकी सीख लेते हुए बंकरों को 65 फीट नीचे बनाया गया, वहाँ भी आप गए थे, उसको देख कर आए हैं। तो ये तो हो गई रूस की यात्रा। अब हम आपको सीतापुर के बारे में जो एक मास्टर प्लान MLC पवन सिंह चौहान ने बनाया है, वो अरण्य को लौटाने की दिशा में है। कैसे यहाँ पर प्रदूषण को अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, कैसे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, कैसे हम नदियों को पुनर्जीवित कर सकें, कैसे हम पूरा एक अरण्य का इलाका बना सकें, इसको लेकर एक मास्टर प्लान बना है। और लगातार अगर पिछले साल से इस साल की तुलना करें तो ग्राम पंचायतों को कैसे वट वृक्षों के जरिए जो अरण्य क्षेत्र है, कैसे वहाँ ऑक्सीजन भी लोगों को मिल सके, एक बड़ा वृक्ष वहाँ पर लगाया जाए उस ग्राम पंचायत के लिए, ये सारा मास्टर प्लान आपने बनाते हुए और उस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिए हैं। तो हम चाहेंगे ज़रा लोगों को भी पता चल सके
कि कौन कौन से वृक्ष ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे हैं, कैसे नदियों को पुनर्जीवित करने का आपका प्लान है, और कैसे जो तालाब जो विलुप्त हो गए हैं उनको कैसे आपने फिर से उनका जीवन लौटाने का काम किया है, इसके पीछे मंशा क्या है? मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो नदियों में पानी जो कम आ रहा है या नदियाँ सूख रही हैं, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अरण्य या हमारा जंगल न होना। जंगल में होता क्या है कि ये नदियों में पानी आता कहाँ से, पहले ये आप जान लीजिए। नदियों में पानी आता है जो छोटी छोटी नदियाँ मिली होती हैं जी। जैसे हमारी जो गोमती नदी है, इस गोमती नदी में कटना नदी जुड़ी हुई है, सरायन है, मंदाकिनी है, छोटी छोटी से बहुत सारी नदियाँ जुड़ती हैं, जिनकी वजह से पानी पहुँचता, वो पानी नदी बड़ी नदी में आता, वो आगे फ्लो होता है। कारण ये है कि आज वृक्ष न होने की वजह से कि वृक्षों के जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से नीचे नीचे एक पूरा एक मैंने MRI भी देखी है अपने पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी नदियां हैं, उन नदियों की चाल क्या रही है, 50 साल पहले क्या चाल थी, 100 साल पहले क्या चाल थी, 200 साल पहले चाल क्या थी, ये मैं MRI करा के मैंने सब देखा। और ये MRI कराने के पीछे हमारा बस एक उद्देश्य था कि हम अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को अगले 400-500 साल तक कैसे नदियों को संरक्षित कर सके, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहले कटना नदी को पुनर्जीवित किया गया। मैं लोक भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले कटना नदी को पुनर्जीवित किया गया, जहाँ पर लोग मोटरसाइकिल से नदी में पार कर लेते थे आराम से, वहाँ पर आज नाव चल रही है। जहाँ पर 1.5 फुट पानी हुआ करता था, आज वहाँ पर 4.5 फुट 5 फुट पानी हो गया है। ये एक पहली उपलब्धि मिली। दूसरी, हम मंदाकिनी के लिए काम किए, मंदाकिनी के बाद सरायन के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल 17 तालाब खोदाए गए, इस साल करीब 22 तालाब खोदाए गए। उन 22 तालाबों के कंडीशन ये रहे कि 5 एकड़ से लेकर के 25 एकड़ तक तालाब है, वो जन सहयोग से खुदाई हुई है, जिसमें प्रशासन भी लगा है, जन सहयोग भी लगा है, और लोग भारतीय के लोगों ने उसको पूरा एग्जामिन किया है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने 22 तालाब खुदाने के पीछे सर एक मंशा रही है कि वहाँ का जो अभी जो बरसात हो रही है, और ऐसी जगह पर तालाब खुदाए गए जहाँ पर बरसाती पानी बह करके नदी में जाता है। तो पहले जो बरसाती पानी, जो नार आपने सुना होगा, उन नार के द्वारा या जो नाला के द्वारा जो पानी बहेगा, पहले उन तालाबों में जाएगा। जब वो तालाब भर जाएंगे, देन वो पानी नदियों में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बरसाती पानी बरसा, वो फ्लो में बह गया। तो आज वो पानी जब बरसेगा तो निश्चित है कि जब बरसेगा तो, लेकिन वो ये हमारे जो छोटे छोटे तालाब खुदा रखे हैं 5 एकड़ 25 एकड़ के 30 एकड़ के, उसमें पहले पानी भरेगा, देन उसके बाद में वो नदियों में जाएगा। ये जो पानी संरक्षित होगा, ये पानी वहाँ के वाटर लेवल को मेंटेन रखेगा, पहला। दूसरा, वहाँ वाटर लेवल मेंटेन रहेगा तो खेती जो हमारी गेहूँ बोया या धान बोते हैं, तो पानी भी नीचे उसको खींचता है। जब वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा तो हमारी जो खेती की उपज है वो भी अच्छी होगी। खास करके ये हमारे जो श्री अन्न है, श्री अन्न में हम लोग पानी नहीं लगाते। मैक्सिमम जो हमारे सांवा हो, कोदो है, काकून है, मटर है, चना है, मक्का है, मकई है, और तालाब इलाके में होते हैं। एग्जैक्टली वो वहाँ होते हैं जहाँ पर पानी न लगाना पड़े। जब जहाँ पर पानी चारों तरफ हमारे रहेगा तो पानी अंदर से इंटरलॉकिंग वो पहुँचता रहता है और वो पानी खींचता रहता है, जिससे हमारी ये जो श्री अन्न की उपज अच्छी होगी और गेहूँ धान की भी उपज अच्छी होगी, गन्ना की विशेष उपज अच्छी होगी, क्योंकि गन्ना वो नीचे से पानी खींचता है, तो उसकी भी अच्छी उपज होगी। इस उद्देश्य से इन तालाबों की संरचना की गई, ताकि हमारा वाटर लेवल में रहे, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा रहे, और जो वहाँ के जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो भी पानी पीने के लिए उनके एक सुरक्षित स्थान रहे। दूसरा, अरण्य के जो बात कर रहे थे हम लोग, हमारा जो पूरे देश में, पूरे विश्व हमारी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, वो नैमिषारण्य वजह जाना जाता है। नैमिष तो हमारे पास नेमी मतलब जनता चक्र होता है, वो नैमिष मतलब वहाँ पे जो हमारे चक्र बना हुआ है, माना गया है कि हमारे ये विश्व की ये हमारा ये केंद्र है, वो नैमिषारण्य है, नेमी है जी। उस नैमिषारण्य में नैमिष तो है, लेकिन अरण्य खत्म हो चुका है जी, बिल्कुल। तो अरण्य के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने मिल करके, हम और लोक भारती और मतलब शासन प्रशासन से मिल करके एक सामूहिक रूप से एक चर्चा हुई। उस परिचर्चा में निकला कि हर गांव में एक हरशंकरी पेड़ लगना चाहिए, लेकिन उस वक्त कहीं जलभराव था, कहीं अव्यवस्थाएं थी, जिसकी वजह से लगभग 735 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने थाला बना करके हरिशंकरी का वृक्षारोपण किया गया। उस हरिशंकरी का मतलब पीपल, पाकड़, बरगद जी, ये पेड़ सैकड़ों साल
चलते रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी खास बात इनमें, ये कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। और जो वहाँ पर ये पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ के सराउंडिंग 100, 150, 200 मीटर तक एक वाटर टैंक नीचे बना लेते हैं। जो बरसात का पानी होता है जो आता है बह जाता है, जो नीचे पानी वाटर टैंक बना लेते हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का वाटर लेवल डाउन नहीं होगा। दूसरा, वो जो पर्यावरण दृष्टि से वहाँ की जो ऑक्सीजन निकलेगी वो पूरे गांव के लिए पर्याप्त होगी। तीसरा, वहाँ के जो पशु पक्षी होंगे उनको एक चारा मिलेगा, उनको खाना मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा। आपने देखा होगा जो चीटा, बेमता, कीड़े मकोड़े, झिंगुर, उनको आसरा मिलेगा। और जो हमारे पशु पक्षियाँ हैं उनको भी उससे दाना पानी मिल जाता है, आराम से खाना मिल जाता है। तो इस वजह से वो जो हरशंकरी का पेड़ का एक अद्भुत पेड़ होता है, और वो हम उसको लगता है कि हम लोग, हमारी जहाँ तक हम लोग मान्यता है, इसको कोई काटता भी नहीं। और ये इतना विशाल, इतना बृहद होते हैं कि ये कहावत है कि कोई 500 साल पुराना है, कोई 700 साल पुराना, कोई 1000 साल पुराना है। क्योंकि एक पेड़ जब कभी लगता है कि थोड़ा दुर्बल हो रहा है तो उसकी जड़ें दूसरी जगह जा करके वो स्वतः पेड़ बना लेती है, तो वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो हम उसको लगता है कि जो अरण्य की बात हम लोग कर रहे थे, अरण्य में नैमिष का पूरा क्षेत्र आने के साथ साथ में हम पूरा डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत हो, चाहे वन विभाग की ज़मीनें हो, चाहे जीएस लैंड हो, उन लैंडों पर अलग तरीके से वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। जहाँ पर कुछ छायादार पेड़ लगाए जाएंगे, कुछ फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, कुछ औषधि पेड़ लगाए जाएंगे और कुछ कमर्शियल पेड़ लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि हमारा वाटर लेवल सुधरेगा, हमारा पर्यावरण सुधरेगा। तो जब फलदार पेड़ लग जाएंगे तो जो आजकल बंदरों का जो आतंक है, और खासकर हमारे चाहे छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हो, सब जगहों पर बंदरों का कहीं आतंक है। और शहरों में उनको खाने पीने को खाने नहीं, आवासी में है, जो खाने पीने न मिलने की वजह से वो बंदर क्या होता, अब हमारे जो आवासीय ये हमारी बस्तियां होती है उसमें आ जाते हैं उनकी तरफ। हाँ, तो अब वो शहरों से निकल करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा जंगल जब तैयार हो जाएगा और साल के 12 महीने उनके अकॉर्डिंग फल मिल सके, ताकि वो अपना बसेरा वहीं पर जंगल में सुरक्षित संरक्षित भाव से जी सकें, और उनकी जो जीविका या उनका जो भोजन है वो उसे आराम से उन पेड़ों से प्राप्त कर सके। पवन जी, यही रोकूंगा जरा। पहले आपने बताया था कि 735 ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर आप संकरी पौधों का पौधरोपण हरशंकरी का कर चुके हैं। इसके बाद 856 दूसरे चरण आज आपने पूरे कर दिए। 856 आज पूरे कर दिए। इसके बाद आपका आगे का जो मास्टर प्लान है वो मजरों तक पहुंचने का। अभी मतलब पर चर्चा कल हम लोग बैठ करके डीएम साहब से और सीडीओ और डीएफओ तीनों साथ बैठ करके बड़ी चर्चा, हमको लगता है 1.5 से 2 घंटा सकारात्मक चर्चा हुई। उस चर्चा में आया कि अभी कल आज के डेट में हम लोगों 856 ग्राम पंचायतों में आज हम लोग थाला सहित हरशंकरी का पौधे लगाएंगे। दूसरा, जो लास्ट ईयर 735 ग्राम पंचायतों में जो पौधे लगाए गए थे उसमें कहीं कहीं पर एक आध पौधा अगर जो अच्छे से नहीं चल पाया है तो उसको भी हम लोग आज रोपित करेंगे। हाँ, यही पूछना चाह रहे थे। ये पौधरोपण तो हो रहा है, इनकी निगरानी कैसे की जा रही है? इसकी टैग रैंकिंग, इसमें वहाँ का प्रधान, वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ का जो पंचायत मित्र है, इन तीनों को जिम्मेदारी दे दी गई है। वहाँ के बीडीओ को विशेष निगरानी दी गई है। हर एक ब्लॉक में उस वीडियो की जिम्मेदारी बनती है कि जितने पौधे हुए सिर्फ जियो टैगिंग मतलब उसकी 100% देखभाल होगी। जितने पौधे लगाए गए वो 100% पौधे चले, इसका पर भी पूरी परिचर्चा की गई, उसकी निगरानी की गई है। बाकायदा उसके हर महीना वीडियो बन के आ जाते हैं। जितने आज पौधे लगाए गए हैं, 856 पौधे आज लगाए जा रहे हैं, उन 856 की वीडियो, उन 856 की फ़ोटो आ जाएंगी। और लगभग हर 2-3 महीने बाद में हम लोग जब ज़रूरत होती है तो मंगा लेते हैं, वो पौधा भेज देते हैं कि सर ये देखो पौधा है, इसकी ये स्थिति है। तो मुझको लगता है कि जो हम लोग पौधे लगा रहे हैं अभी लगभग 1500 साढ़े 1500 पौधे लगाए जा रहे हैं। और लगभग हमको लगता है हर एक बड़ी ग्राम पंचायत में लगभग 4 से 5 या 6 छोटे छोटे मजरे होते हैं। जब उन मजरों में हमारे ये हरशंकरी का वृक्षारोपण हो जाएगा, मुझको पूरी उम्मीद है कि हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों साल हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से, वाटर लेवल की दृष्टि से, जल को संचयन की दृष्टि से और जीव जंतुओं को संरक्षित भाव से उनको भोजन पानी मिलने की दृष्टि से सारी तरह से हम लोग संतृप्त कर लेंगे।
ताकि हमारे चाहे श्रीअन्न का पैदावार हो, चाहे गन्ना जो खास करके हमारे क्षेत्र में पैदा हो रहा है, उस गन्ने की पैदावार में मैं पंकज जी बताना चाहूँगा, उस गन्ने के पैदावार में या गेहूं के पैदावार में या धान के पैदावार में या श्रीअन्न के पैदावार में वो विशेष भूमिका निभाने वाला है। तो ये एक बड़ी बात होगी। हमको भी दिखाई नहीं पड़ रहा कहाँ कहाँ हमको फायदा होने वाला, हर क्षेत्र में फायदा होगा। तो उसके एक बड़ी परिचर्चा जो अरण्य हमारा जो फिर बेसिक पार है, जो अरण्य हमारा कहीं ना कहीं उसके लिए कितने एकड़ पर आपका लक्ष्य है? हमको लगता है कि कम से कम अभी तो हजारों एकड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई सौ एकड़, सैकड़ों एकड़ में हम लोग इसकी व्यवस्था कराने जा रहे हैं। और जितने भी पेड़ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे, जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, चाहे हम सरायन नदी किनारे लगाने जा रहे हैं, चाहे हम गोमती नदी किनारे लगाने, चाहे कटना नदी किनारे लगाने, चाहे हम मंदाकिनी किनारे लगाने जा रहे हैं, उन सारे पौधों पर पहले बैरिकेटिंग होगी, बाड़ बनेगी, देन पौधे लगाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी परियोजना है कि जितने भी पौधे लगे वो पौधे 100% सुरक्षित और संरक्षित भाव से, स्वच्छंद भाव से अपना बाढ़ अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सके। अच्छा एमएलसी साहब, नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर बहुत आप बड़ा प्लान है आपका, लेकिन आप जरा सोचिए, सीतापुर की एकमात्र जीवनदायिनी सरायन नदी थी, और सरायन नदी के बारे में आप पूर्व में शायद आपको बताया गया, नहीं बताया गया, एक सरकार थी उस दौरान, एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जिलाधिकारी से कह के इसका मुहाना बंद करा दिया और ये नाले के रूप में तब्दील हो गई। पहले नदी का पानी शहर में आता था और पूरे शहर में आलम ये होता था, जब बरसात आती थी तो ये कई मोहल्लों तक बाढ़ आती थी। अब बाढ़ बरसों से लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि मुहाना है बंद। अब नालों का गंदा पानी सरायन नदी में आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पुनर्जीवित करने का कई बार प्रयास हुआ। आलम यह है अब लोगों ने नदी के मुहाने पर अपने घरों को बना लिया। तो अगर ये पुनर्जीवित करना है, नदी को फिर से पुनर्जीवित करना है, तो पहले तो नाले के रूप में जो तब्दील हुई और जो नाला इसे घोषित किया गया, और साथ में जो मुहाना बंद किया गया, उसको खुलवाने की दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल आप पंकज से नहीं कहा है, और हकीकत में इसमें जरूर प्रयास करेंगे। देखिए, नदी के संरक्षण को और कोई भी छेड़छाड़ करता है तो देखा जाए तो वो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है उसके साथ। और नदी को सुरक्षित संरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए पूरी सरायन नदी के दोनों तरफ सघन वृक्ष लगाने के लिए और सुरक्षित संरक्षित भाव लगाने के लिए ये बीड़ा इसी साल उठाया गया है। और मुझको लगता है हम लोग सरायन नदी के दोनों तरफ जब पेड़ लग जाएंगे, स्वतः वो जो पानी आपसे बताया कि उस पानी जो पहुंचता है वो पेड़ों की जड़ों से पहुंचता है। पेड़ यहाँ लगा है, उसका पानी अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो उसका पानी कम से कम 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर दूर जाता है। वो स्टोर भी करता है। पेड़ यहाँ, हाँ, यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह के हम लोग जगह जगह पर वृक्षारोपण साथ साथ में ट्रंच खुदवा रहे हैं। ट्रंच खोदने काम करेंगे। ट्रंच मतलब होता है कि बड़ी बड़ी खंती खुदवा देंगे, उन गड्ढों में पानी, बरसाती पानी भर जाएगा। अगर मुहाना खुलवाने की दिशा में, मुहाना खिलाने की दिशा में ये मैं बता दूं आपको, मुहाना खिलाने की दिशा में कोई खुलवाने की जो बंद किया, कोई बंद नहीं कर सकता है, लेकिन अभी उसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं या उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी, कुछ लोग भी इसमें को कष्ट भी उठाना पड़ेगा, कुछ लोगों को आर्थिक हानि भी होगी, और कहीं ना कहीं वो इधर उधर भागेंगे। लेकिन है इस दिशा में प्रयास है। हाँ, प्रयास है, पक्का प्रयास है। और निश्चित जान लीजिएगा, अगर नदियों का संरक्षण में चाहे गोमती नदी हो, चाहे सरायन नदी हो, चाहे हमारी कटना नदी हो, अगर उसमें कहीं पर कोई भी रोड़ा डालता है तो उस पर निश्चित है कि सरकार भी और जो ये सब संगठन है, चाहे लोक भारती हो, चाहे और भी बहुत सारे संगठन हैं। अभी 15 तारीख को हम लोग एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जहाँ पर मुझको लगता है कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जितने NGO हैं, जितने लोग हैं, चाहे उसमें गैती परिवार हो, चाहे उसमें हमारा कबीरपंथी हो, चाहे उसमें जय गुरुदेव के लोग हों, चाहे उसमें पतंजलि के लोग हों, मतलब इस तरह के जितने भी हमारे राष्ट्र के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उन सारे लोगों को बुला करके एक बड़ी मीटिंग की जाएगी DM साथ बैठ करके कलेक्ट्रेट में। और वो जब मीटिंग होगी तो अद्भुत मीटिंग होगी, क्योंकि उसमें सब लोग मिल करके सीतापुर में अरण्य की कैसे व्यवस्था की जाए, सीतापुर की नदियों को कैसे संरक्षित किया जाए, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में और पर्यावरण की दृष्टि से और क्या क्या हो सकता है, उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। मुझको लगता है उससे कुछ बड़ा जब मंथन होगा तो बड़ा कुछ निकलेगा, जिससे हम सीतापुर के पर्यावरण को लेकर के, जल स्रोतों को लेकर के और बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग
एक बड़ी दिशा में हम लोग काम करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सीतापुर की विडंबना देखिए कि एक तरफ शारदा, घाघरा और चौका नदियाँ, जिनमें जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो बड़े भूभाग पर बाढ़ आती है, और एक वो नदियाँ जो कठिना, केवानी, घाघरा, गोबरहिया, गोमती, ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, इनको पुनर्जीवित करने की आज आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी को कहते हैं, ये विडंबना है जो हम लोगों ने, जो समाज के लोगों ने आज इनका हाल किया है। अब फिर से एक बार आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इनको अगर पुनर्जीवित नहीं करते हैं तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। तो सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान, इसको लेकर जो मास्टर प्लान है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या किया जा सकता है, उनके साथ बैठकों का दौर चलाए हैं। इसके अलावा समाज के वो लोग जो इस दिशा में काम करते हैं, जो अग्रणी रहते हैं, उनके साथ भी बैठकों का दौर चलाए हुए हैं। सोचिए जरा, अगर सीतापुर का अरण्य फिर से लौट आए। आज इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है कि 88,000 ऋषि मुनियों ने सीतापुर की धरती पर ही तपस्या की थी। ऐसा स्थान विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। विश्व की शांति के लिए, यही कल्याण के लिए यही हवन होते थे। तो आज हमें वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। कोविड काल का वो दौर सबने देखा, ऑक्सीजन के लिए कितने लोगों की जानें चली गई। अगर आप ऑक्सीजन के प्रति सचेत होते हैं तो क्यों नहीं हम अपने यहाँ बट वृक्ष लगाते हैं। अगर लगाते हैं तो हमारी संतानें, आने वाली संतानें उसका लाभ लेंगी। इसी दिशा में सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान का एक प्रयास है, और वो प्रयास अब धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर आपकी जो मंशा है वो पूरी तरीके से लागू हो, और 50 लाख से भी ज़्यादा आबादी वाले सीतापुर वासियों को एक सौगात मिले, आने वाले पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हो। इसी उम्मीद के साथ आज की वार्ता को समाप्त करते हैं। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।